प्रिय विद्यार्थियों, एक लास्ट फाइनल क्लास के अंदर अपन ये समझते हैं कि किस प्रकार से कल का जो पेपर होने वाला है, जो RSCT पेपर होगा, वो किस तरह का हो सकता है, किस प्रकार के कंटेंट उस पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ईमेल और जीमेल से संबंधित कुछ बातें अपन करते हैं। ईमेल, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी हम जब किसी ईमेल की शुरुआत करते हैं तो ईमेल की शुरुआत के अंदर कहाँ से शुरुआत होती है, तो ईमेल की शुरुआत होती है कंपोज से। यानी सबसे पहले आता है कंपोज, यानी सबसे पहले हम जब किसी को ईमेल भेजते हैं तो सबसे पहले हमें कंपोज पर क्लिक करना होता है। कंपोज पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने मेल एड्रेस डालने के लिए एक बॉक्स खुलता है। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम सबसे पहले टू के अंदर उस व्यक्ति का मेल डालते हैं जिसे हम मेल भेजना चाहते हैं। उसी के जस्ट नीचे हमें मिलता है CC और BCC बॉक्स। CC मीन्स होता है कार्बन कॉपी, BCC मीन्स होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC के अंदर हम अन्य व्यक्तियों को भी मेल भेज सकते हैं, BCC के अंदर भी मेल भेजा जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है कि ये मेल मेरे अलावा किसके पास गया है। ये एड्रेसेस डालने के बाद फिर आता है सब्जेक्ट, यानी हम मेल का सब्जेक्ट वहां पर लिखते हैं कि क्या विषय है मेल का, तो उस विषय के अनुसार हम मेल को लिख सकते हैं कि भाई ये मेल का विषय है। इसके बाद उसके नीचे आता है बॉडी बॉक्स या मेल बॉक्स। उस मेल बॉक्स के अंदर या बॉडी बॉक्स के अंदर हम वो बात लिखते हैं जो हम लिखकर भेजना चाहते हैं। तो ये सब बातें उस बॉडी बॉक्स में लिखी जाती है। जब ये सारा काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद नीचे की ओर अटैचमेंट होता है, यानी अगर हमें कोई फाइल भेजनी है साथ में अटैच करके, तो हम अटैचमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके सामने वाले व्यक्ति को उस फाइल को मेल कर सकते हैं अटैचमेंट ऑप्शन के द्वारा। तो एक चीज यहां पर ये हो गई। इसके अलावा हम इमोजी अटैच करके भेज सकते हैं। इसके बाद नीचे जो बटन दिखाई देता है वो दिखता है हमें सेंड बॉक्स का। अच्छा, यहीं से जहां पर सेंड बॉक्स होता है यहां पर एक शेड्यूल ऑप्शन भी होता है, वहीं से हम मेल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें वो मेल आज नहीं भेजना है और कल 9 बजे भेजना है या कल 12 बजे भेजना है, तो हम उस मेल को शेड्यूल कर सकते हैं कि कल हमें मेल 12 बजे सामने वाले के पास जाना चाहिए, तो हम मेल को शेड्यूल करके भी भेज सकते हैं। इस प्रकार से अपन वहां पर ये चीज और ये काम पूरा करते हैं। लास्ट में हम सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और सेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारा मेल सेंड होकर सामने वाले के पास चला जाता है। कुछ चीजें आए हुए जो मेल होते हैं वो कहां होते हैं, तो आए हुए जितने भी मेल हैं वो सारे मेल हमें इनबॉक्स में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो मेल जा चुके हैं वो हमें कहां दिखते हैं, वो सारे मेल हमें दिखाई देते हैं सेंड बॉक्स के अंदर, यानी सेंड बॉक्स के अंदर हमें वो मेल दिखाई देते हैं जो जा चुके हैं। इसके अलावा जो मेल नहीं जा पाते वो कहां होते हैं, वह आउटबॉक्स या ड्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेल्स जो हम डिलीट कर देते हैं वो मेल कहां जाते हैं, वो मेल ट्रैश बॉक्स के अंदर या बिन के अंदर चले जाते हैं, जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। अगर हमें किसी बाहर से आए हुए मेल को अगले वाले व्यक्ति को भेजना है तो हम मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं और फॉरवर्ड की क्रिया के द्वारा हम सामने वाले को ईमेल भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ईमेल से संबंधित कुछ जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन का इस प्रकार से जवाब दे सकते हो। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आए हुए मेल इनबॉक्स, गए हुए मेल सेंड बॉक्स, जो नहीं जा पाते बीच में अटक जाते हैं। अच्छा, अवांछित मेल को क्या कहा जाता है, अवांछित मेल को स्पैम कहा जाता है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद कुछ पॉइंट्स की बातें अगर हम करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमने सीखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इनके बारे में हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007-2010 इनका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है DOCX, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का .docx, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007-2010 का। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है XLSX। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .pptx। तो ये भी आप ध्यान रखें, इनमें से भी किसी फाइल एक्सटेंशन को पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किस प्रकार का होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, आप ध्यान रखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ग्राफिक प्रोग्राम होता है। आगे बात करते हैं हम स्टोरेज की, तो स्टोरेज कंप्यूटर में दो प्रकार की होती है। पहली स्टोरेज को कहा जाता है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरी स्टोरेज होती है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर हम रैम, रोम और कैश मेमोरी को ले सकते हैं, ये प्राइमरी स्टोरेज के उदाहरण है। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज उसे कहा जाता है जहां हम हमारे डेटा को सेव करते हैं, यानी हमारी फाइलें जहां पर सेव होती है उसे कहा जाता है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव, कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD जिसे बोलते हैं अपन, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। तो ये सब, इसके अलावा मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे CD बोलते हैं अपन, DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण है। इसके अलावा मेमोरी कार्ड भी इसका उदाहरण है। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव यानी FTD भी सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन सिद्धांत के आधार पर।
सबसे पहले अपन बात करें आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। हम जिन कंप्यूटर पे काम करना सीखा है उन सबको, सब कंप्यूटर को अपन माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। अब जो माइक्रो कंप्यूटर है उस माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है उसके अंदर डेस्कटॉप, दूसरा प्रकार का होता है नोटबुक कंप्यूटर, जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर को लैपटॉप बोल सकते हैं। एक होता है टैबलेट और एक होता है अपना हैंडहेल्ड, जिसे अपन, जैसे कि अपना मोबाइल डिवाइस, इसे अपन हैंडहेल्ड कंप्यूटर बोल सकते हैं। ये चार प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। लेकिन सैद्धांतिक आधार पे तीन प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीन प्रकार के कंप्यूटर यहाँ पर होते हैं, ये सैद्धांतिक आधार पर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर ताप, दाब, गति इस पर काम करते हैं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल डेटा के साथ हमें एक्यूरेसी दिखाते हैं। इसके बाद बात करें थोड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में। ई कॉमर्स का मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है। ई कॉमर्स के अंदर अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स तीन प्रकार की होती है। पहली होती है B2B, जिसे बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। दूसरी होती है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। और तीसरी होती है C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आज हम जिन वेबसाइटों पर काम करते हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, ये जो वेबसाइट्स है कौन सी है, इन वेबसाइट को कह सकते हैं अपन B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और अपन कंज्यूमर है, तो वहां से अपन माल ऑनलाइन खरीदते हैं। कुछ भी सामान अगर अपन को खरीदना हो तो वहां से अपन खरीदते हैं। तो इस प्रकार की वेबसाइट को आ जाता है B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर वेबसाइट। आगे बढ़ते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। वेब ब्राउजर यानी कि जब हम कंप्यूटर पर किसी इंटरनेट के पेज को खोलते हैं या पेज को चलाते हैं तो वो किसी न किसी वेब ब्राउजर पर खोला जाता है। अब बात करें वेब ब्राउजर कौन कौन से प्रकार के हैं, है ना, और वेब ब्राउजर के अंदर हम कहाँ जाकर डेटा को या वेबसाइट को डालते हैं। तो वेब ब्राउजर के अंदर एड्रेस बार होती है ऊपर, उस एड्रेस बार में अपन किसी भी URL को एंटर करते हैं। URL का मतलब होता है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL का पूरा नाम होता है। तो कुछ अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, UC ब्राउजर, ये सारे के सारे किसके नाम है, वेब ब्राउजर के नाम है, यानी कि जहां हम इंटरनेट का पेज चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, इसके बाद HTTP, यानी कोई भी जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट के एक प्रथम भाग में HTTP लिखा हुआ रहता है, यानी किसी वेबसाइट को खुलने के नियम, जिसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का पूरा नाम होता है। किसी भी वेबसाइट के नियम होते हैं कि इन नियमों के द्वारा इस वेबसाइट को खोला जाता है, तो उन नियमों को अपन HTTP कहते हैं। और किसी भी वेबसाइट का जो लास्ट हिस्सा होता है, जैसे कि .com वाला हिस्सा, तो उसे बोलते हैं अपन टॉप लेवल डोमेन, और वेबसाइट के पूरे नाम को बोलते हैं अपन URL, और लास्ट वाला हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं अपन टॉप लेवल डोमेन। आगे बढ़ते हैं अपन ISP की बात करते हैं। ISP मीन्स होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि हमें इंटरनेट की सेवाएं देने वाले जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि VI, जियो, एयरटेल, इन्हें अपन ISP कह सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन कुछ सर्च इंजन गूगल के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन गूगल के अलावा भी कुछ सर्च इंजन और होते हैं, जैसे गूगल, बिंग, याहू, बेदू, लाइकोस, आस्क, ये सब भी सर्च इंजन के नाम होते हैं। यूट्यूब की अगर बात करें हम, तो यूट्यूब का मतलब होता है यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्चिंग वेबसाइट है, यानी कि हम यहाँ पे वीडियो सर्च कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना आप कि यूट्यूब वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्चिंग वेबसाइट होती है। ईमेल के बारे में हमने बात कर ली है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के अंदर आती है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के उदाहरण हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, माइक्रो ब्लॉग्स, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉग्स कहा जाता है, यानी कि जहां हम एक छोटी बात लिखकर उसे शेयर करते हैं, सोशल मीडिया ग्रुप पर डालते हैं, ये डालते हैं हम ट्विटर के द्वारा माइक्रो ब्लॉग्स। इसके अंदर 140 कैरेक्टर तक लिखे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की इसमें अनुमति नहीं होती है। मोबाइल वॉलेट्स की अगर हम बात करें तो मोबाइल वॉलेट्स के अंदर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब मोबाइल वॉलेट्स के उदाहरण हैं, जिनके द्वारा हम UPI ID का उपयोग करते हुए पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ये पूरा नाम होता है CLI का। CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस, ये CUI का पूरा नाम होता है। क्या होते हैं ये
ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकार होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक सीयूआई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो उन्हीं में से इसका एक प्रकार होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना और रिस्टार्ट करना कहते हैं बूटिंग। ये शब्द आप ध्यान रखना, बूटिंग कहा जाता है। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या, वार्म बूटिंग का मतलब क्या? कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर बंद है उसे हम चालू कर रहे हैं, ये कोल्ड बूटिंग है, और कंप्यूटर चालू है और उसे रिस्टार्ट कर रहे हैं, ये वार्म बूटिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, कोर्टाना। विंडो 10 के अंदर कोर्टाना, विंडो 10 के अंदर होता है ये वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है, यानी हम वॉइस के द्वारा भी कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। विंडो 10 के अंदर कोर्टाना वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की सारी सेटिंग। कंप्यूटर की सारी सेटिंग होती है कंट्रोल पैनल में। विशेष प्रकार की जो सेटिंग्स होती है वो सारी कंट्रोल पैनल के अंदर होती है। फाइलों को डिलीट करने की अगर हम बात करें तो फाइलों को डिलीट करना, अगर हमें टेम्परेरी डिलीट करना है तो हम डिलीट का बटन दबाते हैं, और अगर हमें किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो हम शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन प्रेस करते हैं। किसी कंटेंट के ऊपर अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है यानी कलर डिजाइन वगैरह कर रखा है और उसे हमें कॉपी करना है तो उसे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी की सहायता से कॉपी कर सकते हैं, और जिस कंटेंट पर हमें उसे लेना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी ये दबाकर हम उस कंटेंट पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी फॉर्मेटिंग और पेस्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अपन, जब भी हम किसी डेटा को कट या कॉपी करते हैं तो डेटा कहाँ रहता है, वो डेटा क्लिपबोर्ड में रहता है। क्लिपबोर्ड के अंदर वो डेटा होता है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अपन थोड़ी सी बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डिफॉल्ट रूप से 3 शीटें हमें मिलती है। अधिकतम कई सीटें अपन ले सकते हैं। इसके अंदर 10,48,576 रो होते हैं, जबकि 16,384 कॉलम होते हैं। ये इस प्रकार से होता है कार्ड। स्पार्क लाइन चार्ट्स। स्पार्क लाइन चार्ट छोटे चार्ट होते हैं। ये छोटे चार्ट इस प्रकार से होते हैं कि अपन एक कॉलम के अंदर ही अगर हमें कुछ विशेष प्रकार का चार्ट बनाना है तो उस कॉलम के अंदर ही चार्ट बन जाते हैं, वो स्पार्क लाइन चार्ट्स कहलाते हैं। इसके अलावा चार्ट्स के नॉर्मल चार्ट के कई प्रकार हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए लाइन, कॉलम, बाई, बार, पाई, एरिया, स्केटर, ये सारे चार्ट्स के प्रकार होते हैं। इनके नाम आप याद रखें, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। स्लाइसर क्या होता है कि बहुत कम स्पेस में डेटा का विश्लेषण हम कर सकते हैं पाइवट टेबल के द्वारा, उसे कहते हैं स्लाइसर। आगे बढ़े हम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो सेल की हाइट होती है वो 15 होती है, यानी ऊंचाई 15 होती है, जबकि उसकी चौड़ाई होती है 8.43, उसकी डिफॉल्ट रूप से चौड़ाई होती है, ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़े अपन, जैसे मान लो हमने किसी सेल के अंदर किसी फॉर्मूले को लगाया, फॉर्मूला लागू होने के बाद उसका आंसर है शेष के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब उसका आंसर उसके अंदर आने के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें सेल को बड़ा करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर उसके अंदर आ जाए। आगे बढ़ते हैं अपन, बात करते हैं कुछ फॉर्मूले के बारे में। जैसे सम का फॉर्मूला संख्याओं को जोड़ने का काम करता है, एवरेज का फॉर्मूला संख्याओं को औसत निकालने का काम करता है, मैक्स का फॉर्मूला सबसे बड़ी संख्या को निकालता है, मीन का फॉर्मूला सबसे छोटी संख्या को निकालता है, एवरेज का फॉर्मूला संख्या को औसत निकालने का काम करता है, काउंट संख्याओं को गिनने का काम करता है। इसके अलावा SQRT ये संख्या का वर्गमूल निकालता है, जिसे बोलते हैं स्क्वायर रूट, SQRT वाला फार्मूला। इसका कुछ फॉर्मूले और जो अपन ने नोट्स के अंदर लिखा रखे हैं, आपको इन नोट्स फार्मूलों को आप एक बार जरूर पढ़ें। प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हमें एक नई स्लाइड लेनी है तो कंट्रोल एम प्रेस करते हैं, अगर हमें नई प्रेजेंटेशन लेनी है तो कंट्रोल एन प्रेस करते हैं। जनरली अपन कंट्रोल एम प्रेस करके एक नई स्लाइड वहां पर ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का संग्रह होता है, यानी बहुत सारी स्लाइड मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाती है। इसके अलावा जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आते हैं तो इस प्रभाव को कहा जाता है ट्रांजिशन। जबकि एक स्लाइड पर जो विभिन्न जो चीजें हमने ले रखी स्लाइड के अंदर, तो उनके अंदर जो हम इफेक्ट डालते हैं उन इफेक्ट को कहा जाता है एनिमेशन। जबकि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जब आ जाते हैं तो उसे उस प्रभाव को, दृश्य प्रभाव को कहा जाता है ट्रांजिशन। ये आप ध्यान रखना। हम शुरुआत से स्लाइड प्ले करते हैं तो हम F5 दबाते हैं, अगर हमें वर्तमान से कोई स्लाइड प्ले करना है तो हम शिफ्ट के साथ F5 दबाते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड लेनी है तो हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, तो उसी स्लाइड के नीचे एक दूसरी डुप्लीकेट स्लाइड वहां पर आ जाती है। ये पावर पॉइंट की बात हुई। इसके बाद अपन बात करते हैं MS वर्ड की। MS वर्ड में जो फॉन्ट की डिफॉल्ट साइज होती है वो होती है 11। फॉन्ट की जो साइज आती है वो डिफॉल्ट कितनी होती है 11। लाइन स्पेसिंग होती है 1.15, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस है वो होता है 1.15। पेज मार्जिन इसमें नॉर्मल होता है। इसके अलावा डिफॉल्ट फॉन्ट इसका होता है कैलिबरी। ये आप ध्यान रखना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो कैलिबरी होता है।
कुछ शॉर्टकट की बात कर लें, जैसे फुट नोट अल्ट कंट्रोल एफ, एंड नोट अल्ट कंट्रोल डी, ट्रैक चेंज कंट्रोल शिफ्ट ई, ये कुछ शॉर्टकट की होती है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को भी आप याद रखें। रेखा के ऊपर एक बड़ा छोटा शब्द लेने के लिए यानी कि स्क्वायर लगाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, जबकि रेखा के नीचे एक छोटा शब्द लेने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, जबकि सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। ये आप अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद पेज की अगर हम बात करें कि पेज कितने प्रकार के, तो पेज दो प्रकार से हम प्रिंट करते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं यानी कि पेज इसे प्रिंट हुआ है, और इसे हम लैंडस्केप बोलते हैं यानी कि पेज इसे प्रिंट हुआ है यानी कि आड़ा। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन के यानी कि पृष्ठ ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। इन शब्दों को आप याद रखिए। पृष्ठ ओरिएंटेशन के दो प्रकार हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आगे बढ़ते हैं अपन रन विंडो में। विंडो आर दबाकर हम रन विंडो को खोलते हैं, और रन विंडो में हम क्या टाइप करते हैं, यानी रन विंडो के जैसे हमने विन वर्ड टाइप कर दिया तो क्या खुल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। रन विंडो के अंदर अगर हमने एक्सेल टाइप कर दिया तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा। और रन विंडो के अंदर अगर हमने पावर पीएनटी टाइप किया तो पावर पॉइंट खुलेगा। ध्यान रखना, पावर पीएनटी पावर पॉइंट खोलने के लिए रन विंडो के अंदर आने वाला कमांड होता है। इसके अलावा अगर हम मोबाइल के नेटवर्क कनेक्शंस की बात, कंप्यूटर के नेटवर्क कनेक्शन की बात करें, तो कंप्यूटर जो आपस में जुड़ते हैं क्लाइंट और सर्वर के द्वारा, तो क्लाइंट सर्वर के द्वारा कुछ टोपोलॉजी होती है अलग अलग प्रकार की, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी जिसमें क्लाइंट, हर कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर होता है। एसी टोपोलॉजी जिसमें सभी प्रकार की टोपोलॉजी का मिश्रण होता है, उस टोपोलॉजी को कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। नेटवर्क के अंदर सबसे छोटा नेटवर्क जो होता है वो कहलाता है पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटा नेटवर्क है। इससे बड़ा लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। इससे लेन से थोड़ा और ऊपर चले तो मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इससे और ऊपर चले तो वेन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो पेन, लेन, मेन और वेन, तो इस प्रकार से नेटवर्कों का क्रम होता है जहां सिस्टम आपस में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार चार प्रकार के नेटवर्क होते हैं। सबसे छोटा नेटवर्क होता है इसमें पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। डेटा प्रेषण की गति एमबीपीएस में मापी जाती है, आप ध्यान रखना, एमबीपीएस मेगाबिट बाइट पर सेकंड में मापी जाती है। इसके अलावा एएनएसआई का पूरा नाम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। ये नाम आ सकता है परीक्षा में, तो आप इस नाम को याद करके जाना। सीडी रोम, सीडी रोम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, यानी कि जहां पे डेटा स्टोर होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये नाम आप याद रखना। किसके लिए काम आता है, ये प्रोग्राम बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का उपयोग होता है, उसके लिए काम में आता है HTML। माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड पे लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। प्लॉटर, प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो विभिन्न प्रकार के मानचित्र, आरेख वगैरह जो होते हैं, चार्ट्स वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह बनाने का काम करता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SFTP सेफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आप नाम आपको याद रखने हैं। फाइलों को स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर करने के काम में प्रोटोकॉल्स काम में आते हैं। आगे बढ़े कुछ एंटीवायरस के बारे में, जैसे क्विकहिल, एंटीवायरस, नॉर्टन, इंटरनेट, अवस्थ, ये सारे एंटीवायरस के नाम होते हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का पूरा नाम है। ये 8 बिट का कोड होता है जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर चलता है, ASCII। कंप्यूटर की पीढ़ियां हमने नोट्स में दे रखी है, वो आप नोट्स में से जरूर याद करें। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ लेने, कीबोर्ड, माउस, OMR, OCR, MICR, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइस है। आउटपुट में प्लॉटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। प्रोजेक्टर वगैरह ये सब आउटपुट। और प्रोसेसिंग डिवाइस होता है मदरबोर्ड, CPU। मदरबोर्ड CPU को अपन प्रोसेसिंग डिवाइस कह सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो irctc.co.in, ये वाली वेबसाइट होती है रेलवे से संबंधित, IRCTC। UIDAI.gov.in, ये आधार कार्ड से संबंधित वेबसाइट है। Amazon.in, ये एक B2C वेबसाइट है यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। imitra.gov.in, यानी ये इमित्रा से संबंधित वेबसाइट है जहां सरकारी सेवाओं के लिए एक सिटीजन पोर्टल के रूप में काम करता है। किसी भी छवि या इमेज को बनाने के लिए .jpg, JPEG, GIF और BMP जो फॉर्मेट है इनका इस्तेमाल किया जाता है। PDF का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एडोब रीडर के द्वारा ये PDF अपन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा IP एड्रेस की बात करें तो IP एड्रेस जैसे
168.55.50.168 तो ये एक आईपी एड्रेस हो सकता है, यानी कि आईपी एड्रेस का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन पिक्सल या पिक्सल पर इंच में मापा जाता है, या आप याद रखें परीक्षा में आ सकता है। इसके अलावा एमएस डोस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां में मल्टीटास्किंग लागू नहीं होती, जबकि विंडोज के अंदर हम मल्टीटास्किंग लागू कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है एक विंडो पर बहुत सारे प्रोग्राम चलाना, इसे मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं। तो एमएस डोस के अंदर ये लागू नहीं होता, जबकि एमएस डोस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लागू नहीं होता, जबकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लागू होता है। कंप्यूटर की सीमा होती है बुद्धि का अभाव, यानी कि कंप्यूटर में अपनी बुद्धि कुछ भी नहीं होती, तो ये होता है कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की सीमा है कि उसके अंदर बुद्धि का अभाव होता है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा जब हम एक्सेल में किसी फॉर्मूले को कॉपी कर देते हैं ना, तो वहां पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस काम आता है, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ये आप ध्यान रखें। एलसीडी प्रोजेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल और एक होता है रूफ माउंटेड, दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं टैब की। कंप्यूटर में टैब की क्या करती है, एक साथ 5 स्पेस को 5 बार 5 पॉइंट स्पेस को अपना बढ़ा देती है टैब वाली की। अब कीबोर्ड की अगर बात करें तो कीबोर्ड की बात हम कर लेते हैं। कीबोर्ड के अंदर 3 कॉम्बिनेशन की होती है, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। इन तीन की को कॉम्बिनेशन की या संयोजन की कहा जाता है। जबकि इसके अलावा 3 होती है जिसे टॉगल की बोलते हैं। वो टॉगल की कौन कौन सी होती है, वो टॉगल की होती है कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। इन 3 की को टॉगल की कहा जाती है, क्योंकि ये किसी भी फीचर को ऑन या ऑफ करने का काम करती है, उन की को टॉगल की कहा जाता है। इसके अलावा होम की और एंड की होती है। पैराग्राफ के ऊपर फर्स्ट में जाने के लिए होम की काम आती है और लास्ट में आने के लिए एंड की काम में आती है। तो ये आप याद रखिए। कुछ स्पेशल कैरेक्टर की होती है, जैसे कि @ का चिन्ह हो गया, परसेंटेज का चिन्ह हो गया, है ना, ये हैश का चिन्ह हो गया, ये इन्हें अपन स्पेशल कैरेक्टर की कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो एक साथ अगर हमें बहुत सारे व्यक्तियों को मेल भेजना है या पत्र भेजना है तो हम मेलिंग या मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। मेलिंग या मेल मर्ज, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखें। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस एक ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+E। ट्रैक चेंजेस से क्या होता है कि हम किसी भी डेटा की ट्रैकिंग करके रख सकते हैं, परिवर्तनों की ट्रैकिंग करता है ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन। Ctrl+Shift+E इसकी शॉर्टकट की होती है। इसके अलावा किसी भी फोटो को डिजिटल पॉइंट बिंदुओं में बनाया जाता है, उसे बोलते हैं पिक्सल, यानी जिसमें जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उसकी क्लियरिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं हमारी जो मेन विंडो आती है कंप्यूटर की, उसकी। मेन विंडो पर जो छोटे छोटे हमें अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, अलग अलग छोटे छोटे जो बॉक्स दिखाई देते हैं, उन्हें हम आइकन बोलते हैं। ये आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ फोल्डर होते हैं। जब हमें किसी फोल्डर को बनाना है तो फोल्डर को बनाने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं तो एक डिफॉल्ट फोल्डर बनता है इससे, जिसका नाम होता है न्यू फोल्डर। इस नाम को आप याद रखें। न्यू फोल्डर को डिफॉल्ट नाम से, डिफॉल्ट रूप से जो फोल्डर बनता है उसे हम न्यू फोल्डर कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन हम देखें तो वहां पे अलग अलग छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, कुछ फाइलों के आइकन होते हैं। इसके अलावा एक रिसाइकल बिन का आइकन होता है। रिसाइकल, जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल हमारी रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है, लेकिन वो जो फाइल गई है वो फाइल टेम्परेरी जाती है, परमानेंटली नहीं जाती है। परमानेंट अगर हमें किसी फाइल को डिलीट करना है तो हम Shift+Delete बटन यूज करते हैं, ये आप याद रखें। इसके अलावा किसी भी इमेज का, किसी फाइल का अगर हमें लिंक बनाना है तो हम हाइपर लिंक का उपयोग करते हैं। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K के द्वारा हम हाइपर लिंक का उपयोग कर सकते हैं। RTI सिस्टम, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी सूचना को बनाने के लिए RTI यानी कि प्रशासनिक सुधार के लिए RTI का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जब हम टैब की दबाते हैं तो हमारा कर्सर 5 पॉइंट आगे चला जाता है। किसी प्रोग्राम या फंक्शन को बताने के लिए जो छवि होती है उसे हम बोलते हैं आइकन। अच्छा, कोई फाइल अगर हमने डिलीट कर दी है तो वहां से अगर वापस लाना है तो हम रीस्टोर ऑप्शन के द्वारा उस फाइल को वापस वहां से ला सकते हैं, यह आप याद रखें। राज ई वोल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक कहा गया है, क्योंकि राज ई वोल्ट के अंदर हम हमारी फाइल को व्यवस्थित करके
उनकी आधिकारिक रूप से प्रमाण पत्रों को मान्य करने का काम करता है राजकोष। जबकि राजमेघ क्या करता है, राजमेघ हमारे दस्तावेजों को अपने क्लाउड में स्थानांतरित करने का काम करता है। एसएसओ, ये ऑप्शन एसएसओ के अंदर हमें मिलते हैं, जिसका नाम होता है सिंगल साइन ऑन। बहुत सारी सेवाएं हमें राज एसएसओ के अंदर मिल जाती है सिंगल साइन ऑन के अंदर। सीएसवी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये सीएसवी का पूरा नाम होता है, यानी स्प्रेडशीट की तरह, यानी कि एक्सेल की तरह काम करता है सीएसवी। साइबर अपराध की जो धाराएं होती है आईटी अधिनियम 2000, इसको आप याद रखें। आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत हम साइबर अपराध के अंतर्गत सामने वाले का अपन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। स्प्रेडशीट बनाने के लिए गूगल शीट या लिब्रे कैल्क का उपयोग भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट बनाने के लिए लिब्रे कैल्क का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा आईसीटी का पूरा नाम पूछा गया था एक बार, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये नाम है, इसे आप याद रखें। रैम उन निर्देशों का संग्रह करती है जिनमें हम वर्तमान में काम कर रहे हैं। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। रोम स्थायी मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम बायोस को संग्रहित करने का काम करता है। अब हम टास्क बार की अगर हम बात करें, जब हम किसी प्रोग्राम को खोलते हैं तो उस प्रोग्राम के खुलने के बाद हमारे सामने जो प्रोग्राम, जैसे एमएस वर्ड की बात की, हमने एमएस एक्सेल की बात की, तो हमारे सामने जो प्रोग्राम खुलता है उस प्रोग्राम की जो सबसे निचली पट्टिका होती है उस पट्टिका को बोलते हैं टास्क बार। सबसे ऊपरी पट्टिका जो होती है जहां पर किसी प्रोग्राम का नाम लिखा रहता है उसे बोलते हैं हम टाइटल बार। नीचे की जो पट्टिका टास्क बार है उसके जस्ट ऊपर जहां पे पृष्ठ संख्या, पेज संख्या, अक्षर कितने चल रहे हैं वो, तो उस बार को बोलते हैं अपन स्टेटस बार। और ऊपर ही ऊपर जो बार है जिस बार को बोलते हैं अपन टाइटल बार, उस टाइटल बार के जस्ट नीचे जो बार होती है उस बार को बोला जाता है मेन्यू बार। और मेन्यू बार के अंदर एक रिबन होता है, वो उस रिबन के अंदर अलग अलग मेन्यू होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज आउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू वगैरह, ये सब होते हैं उसके अंदर अलग अलग प्रकार से। आगे बढ़ते हैं अपन। निचली बार जो होती है अपनी, जिस बार को अपन टास्क बार बोलते हैं, उस टास्क बार के दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा। लेफ्ट हिस्से में क्या होता है, राइट हिस्से में क्या होता है। लेफ्ट वाला हिस्सा स्टार्ट मेन्यू कहलाता है, जबकि राइट वाले हिस्से को अपन सिस्टम ट्रे बोलते हैं। बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्राम रन हो रहे हैं, जैसे कि साउंड कितना है, नेटवर्क कितना आ रहा है, ये सब जो हम चेक करते हैं उस वाले हिस्से को बोलते हैं अपन सिस्टम ट्रे। तो ये भी आप याद रखें इस प्रकार से। इसके अलावा एमएस एक्सेल के अंदर अगर हमें पूरे स्तंभ का चयन करना है तो अपन कंट्रोल प्रेस स्पेस बार शॉर्टकट की दबा सकते हैं। इसके अलावा फ्रीज पेंस, किसी भी रो या कॉलम को होल्ड अगर हमें करना है तो ये एक्सेल के अंदर सुविधा होती है। रो या कॉलम को होल्ड करने के लिए फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग किया जाता है, ये आप याद रखें। इसके अलावा ई मित्र पोर्टल पे हम आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता वगैरह हम बना ही सकते हैं, ये आपको पता है। भारत में रुपे डेबिट कार्ड की जो शुरुआत की थी वो सबसे पहले वीजा संगठन ने की थी, ये आप याद रखें। इसके अलावा विंडो 10 के अंदर स्नैप असिस्ट का उपयोग करके एक विंडो पर एक से अधिक एप्स अपन चला सकते हैं। तो ये होता है स्नैप असिस्ट, एक विंडो पर एक से अधिक एप्स को चलाना, तो इसके लिए काम में आता है। गूगल प्ले स्टोर की हम बात करें तो गूगल प्ले स्टोर एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोरेज प्रोग्राम है जहां से हम एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर खोलने के लिए हम विंडो प्लस ई शॉर्टकट की काम में लेते हैं। शॉर्टकट की थोड़ी चेंज है, ध्यान रखना, विंडो प्लस ई, विंडो एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने के लिए। राजमेघ क्या होता है, किसी भी सेवा को सेवा के रूप में जो सॉफ्टवेयर होता है उसे राजमेघ कहते हैं, जहां हम हमारी फाइलों को सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल केबल में सबसे ज्यादा स्पीड में, सबसे ज्यादा गति के द्वारा हम फाइल को या डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, उस केबल को बोलते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, विभिन्न पोर्ट्स जो कंप्यूटर में होते हैं उन पोर्ट्स को यूएसबी पोर्ट्स कहा जाता है, जिसके अंदर हम पेन ड्राइव लगाते हैं, माउस जोड़ते हैं, कीबोर्ड जो होते हैं। इसके अलावा हमें अन्य कोई उपकरण अगर जोड़ना है, कैमरा वगैरह, तो उसके लिए हम यूएसबी पोर्ट का उपयोग करते हैं। और यूएसबी का पोर्ट का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। indianrail.gov.in, ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके द्वारा हम रेलों का आगमन, प्रस्थान, ये सब चेक कर सकते हैं। कैप्चा कोड क्या होता है कि जब भी हम किसी लॉगिन आईडी पासवर्ड को डालने के बाद वहां पर एक कैप्चा कोड लिखा हुआ रहता है, उस कैप्चा कोड को हम दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद सबमिट करते हैं। कैप्चा कोड एक्चुअली में दिखाता है क्या है, कैप्चा कोड मानव और मशीन में अंतर को दिखाने का जो कोड होता है उसे हम कैप्चा कोड कह सकते हैं।
एडोब रीडर के द्वारा हम जो फाइलें हैं उन फाइलों को, पीडीएफ फाइलों को हम देख सकते हैं, यानी पीडीएफ वाली फाइलों को खोलकर देखने के लिए एडोब रीडर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, यह आप ध्यान रखें। विंडोज में एक्सटेंडेड जो विकल्प होता है वो कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच में विभाजन करने का काम करता है, उस विकल्प को बोलते हैं अपन एक्सटेंडेड। ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये तीनों इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ये तीनों के फुल नाम, पूरे नाम पूछे जाते हैं कई बार। जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। बीसीआर बार कोड रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कीबोर्ड माउस के बारे में आपको पता है ही सही। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये कुछ होते हैं, इन्हें भी आप याद रखें, ठीक है। अब मॉनिटर की अगर हम बात करें तो मॉनिटर एलईडी, एलसीडी और सीआरटी, तीन प्रकार के होते हैं। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ये तीन प्रकार के मॉनिटर। इसमें जो सीआरटी मॉनिटर है, बड़े वाले भारी मॉनिटर होते हैं जो पहले चलते थे। आजकल जो मॉनिटर चलते हैं वो एलसीडी या एलईडी वाले पे चलते हैं। एलईडी का मतलब लाइट इमिटिंग डायोड और एलसीडी का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। कुछ अपन मेमोरी की इकाइयों की बात कर लेते हैं, जैसे 4 बिट, 4 बिट बराबर एक निबल होता है। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। 8 बिट बराबर एक बाइट, 1024 बाइट, 1024 बाइट का मतलब 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट मतलब 1 MB, जिसे मेगाबाइट बोल सकते हैं अपन, और 1024 MB मतलब 1 गीगाबाइट, जिसे जीबी बोलते हैं, और 1024 GB बराबर 1 टेरोबाइट। इसके अलावा 1 GB को 1 बिलियन बाइट भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए तो ये भी अपना सही उत्तर होगा। 1 GB मतलब 1 बिलियन बाइट। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर सभी कंप्यूटर के छूने वाले पार्ट्स हार्डवेयर, और कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ये आप याद रखें। इसके अलावा एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, एनटीएफएस का पूरा नाम। आगे बढ़ते हैं अपन, माउस, टच पैड और ट्रैक पॉइंट, ये तीनों किसके उदाहरण हैं? ये तीनों उदाहरण हैं पॉइंटिंग डिवाइस के। इसके अलावा फायरवॉल, फायरवॉल क्या होती है? एक विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रणाली होती है जो हमारे पूरे संस्थान की, हमारे पूरे सिस्टम की वायरस से सुरक्षा करने का काम करती है। इस प्रणाली को बोला जाता है फायरवॉल। जबकि एक पर्टिकुलर सिस्टम जो होता है, पर्टिकुलर कंप्यूटर होता है, उसकी वायरस से सुरक्षा करने का जो काम करता है उसे बोलते हैं एंटीवायरस। तो ये नाम आप याद रखें। वेब ब्राउजर के अंदर जो एड्रेस बार होती है, उस एड्रेस बार के अंदर हम किसी भी यूआरएल को टाइप करते हैं। स्नैप असिस्ट क्या करता है? स्नैप असिस्ट नाम आप ध्यान रखें। स्नैप असिस्ट विंडो 10 के अंदर एक से अधिक एप्स को एक ही विंडो पर चलाना, एक से अधिक एप्स को एक ही विंडो पर चलाना, तो इसके लिए स्नैप असिस्ट काम आता है। इसके अलावा स्प्लिट विंडो, स्प्लिट विंडो क्या करती है? अपने विंडो को 2 भागों में विभाजित कर देती है। यह काम होता है स्प्लिट विंडो का, ठीक है। विंडो 10 के अंदर विंडोज डिफेंडर एक डिफॉल्ट एंटीवायरस होता है, ये आप याद रखें। जबकि कोर्टाना वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है जो हमारी आवाज के द्वारा किसी भी प्रोग्राम को संचालित करने का काम करता है, ये आप याद रखें। इसके अलावा 3D प्रिंटर के द्वारा हम विशेष प्रकार की भौतिक वस्तुओं का निर्माण भी कर सकते हैं, ये काम होता है 3D प्रिंटर का। पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड के अंदर कोई भी पासवर्ड तब मजबूत बनेगा जब पासवर्ड के अंदर स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, न्यूमेरिक्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ परसेंटेज वगैरह ये चीजें रहेगी। जब चारों चीजें होती है ना, कैप्स लॉक, स्मॉल कैप्स लॉक यानी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ करेक्टर्स और वो अंक और कुछ स्पेशल कैरेक्टर, ये चारों अगर इसमें होते हैं वो पासवर्ड मजबूत पासवर्ड कहलाता है, ये आप ध्यान रखें। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, ये आप याद रखें। इसके अलावा सूचना का राजपथ कहलाता है इंटरनेट, इंटरनेट को सूचना का राजपथ कहा जाता है। ओटीपी का नाम याद रखें, 1 टाइम पासवर्ड। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, पोस, पॉइंट ऑफ सेल, एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूएसएसडी, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, मूक, मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसके अलावा एनएसडीएल की हम बात करें तो एनएसडीएल एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पैन कार्ड बनाने का काम करता है। आयकर विभाग से संबंधित डिपार्टमेंट है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये एनएसडीएल का पूरा नाम होता है, ये अपने नोट्स के अंदर है। कंट्रोल+K के द्वारा अपन एक लिंक बना सकते हैं, यानी कि हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा करेंसी के बारे में बात करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है कि ब्लॉकचेन पर, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित होती है, यानी ब्लॉकचेन्स होती है। ब्लॉकचेन यानी कि
कड़ी से कड़ी जुड़ती है, एक डिजिटल करेंसी के रूप में क्रिप्टो करेंसी होती है, ये आप याद रखें। ठीक है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ फुल फॉर्म है। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए हमें जरूरी है कि हम सुरक्षित वाईफाई से बचें। वाईफाई को हॉटस्पॉट से कनेक्ट करने का जो काम करता है वो करता है हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट और वाईफाई एक दूसरे से जुड़े हुए नाम है जो आप याद रखें। इसके अलावा एक होता है लाईफाई, जिसे बोलते हैं लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी दृश्य प्रकाश के द्वारा इंटरनेट प्रदान करने का काम करती है। जैसे हॉटस्पॉट होता है, इसी प्रकार से लाईफाई भी होता है। तो एक बड़ी स्थान पर जहाँ प्रकाश दृश्य के द्वारा भी हमें इंटरनेट की सुरक्षा, इंटरनेट प्रदान करने की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम लाईफाई बोलते हैं। कई बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर ये सुविधा होती है। सीडी या डीवीडी में डेटा कॉपी करना कहलाता है बर्न करना, इसे बोलते हैं बर्निंग करना, ये आप याद रखें। किसी भी दस्तावेज को प्रिंट अगर हमें करना है तो Ctrl+P हम कमांड काम में लेते हैं। HDMI एक केबल का नाम होता है। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी उच्च गुणवत्ता वाले जो संकेत होते हैं, जैसे MP3 और MP4 जो संकेत होते हैं, ऑडियो और वीडियो संकेत, उन्हें ले जाने का काम करती है HDMI केबल, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। VGA में 15 VGA केबल में कितनी पिनें होती है? 15 पिनें होती है, ये आप याद रखें। कोई भी प्रोग्राम अगर हमें इंस्टॉल करना है तो हम CD के द्वारा, DVD के द्वारा इंस्टॉल कर सकते हैं या इंटरनेट के द्वारा भी अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में बताई। आप नोट्स अच्छे से पढ़ें, बुक्स पढ़ें, बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर पढ़ें। इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। थैंक यू।